नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपके सवाल और डॉक्टर नमिता के जवाब, बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। पिछली वीडियो में जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए थे डॉक्टर नमिता ने, वो आपको काफ़ी पसंद आया और इसीलिए आपके बाकी के जो सवाल बचे थे, वो हम अब इस वीडियो में लेकर के आए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तो डॉक्टर नमिता एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ में आपका। जी। तो सबसे पहले देखिए जो प्रश्न है हमारे साथी जो व्यूअर्स हैं स्पोर्ट टेक इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज पिगमेंटेशन क्योर कैसे करें इसकी समस्या के बारे में ये जानना चाह रहे हैं मैम। तो पिगमेंटेशन का क्वेश्चन कई बार आया और मैंने जवाब भी दिया है। पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे स्किन पर दिखाई दे रहा है हम उसकी केयर करते रहते हैं, मगर जो भी हमारे स्किन पर है इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी के अंदर भी वही है। तो पिगमेंटेशन पूरी बॉडी में भरी पड़ी है, आप बस इसको क्योर करने पे लग जाते हो। तो इसीलिए अगर कहीं पिगमेंटेशन होती है, कई लोग क्रीम्स लगा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो उसकी आप जड़ें बढ़ा रहे हो। ऊपर से तो आपने ब्लीच कर लिया, क्लीन कर दिया, बट वो अंदर और ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जब तक आप अपनी इंटरनल क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन भी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि जो पिगमेंटेशन है वो आयरन आयरन है जो आपके सेल्स में डिपॉजिट हो गया है। तो मैंने बताया कि आयरन को सिर्फ कॉपर ही बाइंड करके सेल्स में से निकाल सकता है। तो जैसे ही आपकी कॉपर डिफिशियंसी ठीक होगी तो उसी तरह से धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन भी गायब होने लगेगी। और एडिशनल आप ये कर सकते हो कि अपनी स्किन पे कोई केमिकल लगाना बंद कर दो और मुल्तानी मिट्टी से नहाना शुरू कर दो। और जैसे एलोवेरा है जो कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स ना लगा के कुछ भी आप नेचुरल लगाओ, हर चीज धीरे धीरे इसको क्लीन करती चली जाएगी। नीम के पत्ते हैं या नीम की पत्तियां रोज सुबह उठ के चबानी चाहिए, 2-4 पत्तियां। और नीम का जूस भी लड़कियों को पीना चाहिए। तो उससे इंटरनल नीम हमारा सबसे अच्छा तोड़ है सफाई करने का। तो और बल्कि मैं बोलूंगी कि हफ्ते में एक बार एक पानी लो भिगोने में, उसको गैस पे गरम करो, उसमें नीम की पत्तियां डाल दो। जब उसका नीम का वो पानी बन जाए उसको ठंडा करके उसका एनिमा हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन्स में हमारी पॉटी होती है तो वहां सबसे ज्यादा माइक्रो सबसे ज्यादा गंदगी होती है। तो उसकी क्लींजिंग बहुत जरूरी है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे महीने में 3-4 बार आपको नीम की पत्तियों का एनिमा लेना ही चाहिए। तो इस तरह से जब पूरी क्लीन होने लगेगी तो पिगमेंटेशन ऑटोमेटिकली गायब होने लगेगी। तो डोंट फोकस ऑन आउटर ब्यूटी, क्योंकि मेरे भी बहुत पिगमेंटेशन थी तो 1 साल में धीरे 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 गायब हो रही है। एक दिन में कुछ चीज का मिरेकल नहीं होता, और जो चीज झट से होती है उसमें कुछ गड़बड़ होती है। तो स्टार्ट क्लीनिंग योर बॉडी, स्टार्ट टेकिंग कॉपर सप्लीमेंट्स, कॉपर ड्रॉप्स। और या फिर जो पानी हमने बोला है कि कॉपर डालने के लिए या कॉपर बॉल्स के लिए, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका बॉडी क्लीन होगी और पिगमेंटेशन गायब हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये मौली कदम जी पूछ रहे हैं और एक और भी कई सारे लोगों ने पूछा था कि पूरी मेरी बॉडी के ऊपर सफेद दाग हैं तो उसका कोई उपाय बताएं, सफेद दागों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सफेद दाग जो है इसको इंग्लिश में विटिलिगो बोलते हैं। तो इसमें आपकी बॉडी व्हाइट व्हाइट पैचेस आने लगते हैं। तो मैं बताऊंगी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून वो डिजीज होती है जब आपकी बॉडी में तब आती है जब आपका माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कट जाता है। आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो। वाइफ के सामने कुछ बोल रहे हो, अंदर खाने दूसरी लड़की चल रही है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से जब आप लाइफ में वो सब करने लगते हो जो आपका मन नहीं करता, जो आपके मन को भाता नहीं है, तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी अपने ही सेल से फाइट करने लगती है। और आपको अगर मैं पूछूँगी ना, आप एडमिट भी नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं मैडम ऐसा नहीं है, नहीं मैडम ऐसा नहीं है। तो ये हिप्नोसिस में पता लगेगा। जब आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे, मिरर के सामने खड़े होके, अपने पूरी दिनचर्या को एनालाइज़ करोगे और आप देखोगे कि आप रात को खुश नहीं हो, तो आपको समझ में आएगा कि जो आप सोचते हो तो आप करते ही नहीं हो लाइफ में। आप तो एक चेहरे पे मुखौटा लगा के चले जाते हो और जो दुनिया जैसा करवाती है वैसा करते हो। उसके तरीके से खाना खाते हो, उसके तरीके से कपड़े पहनते हो। तो जो भी लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना उनको ये बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करते हैं लाइफ में। वो उनका दिल फाइट कर रहा होता है सोसाइटी के नॉर्म्स से। वो इसके अगेंस्ट उनका मतलब कि बॉडी उनकी काम करती है। तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो जब तक आप अपने इम्यून डिजीजेस होती ही रहेंगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन। आपको मतलब कि कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, जो आप सोचते हो वही आप करते हो। और दूसरा कि जो भी ये बीमारियां हैं कि इनमें आपको एक सपोर्टिव
हेल्प देनी पड़ती है, बॉडी अपने आप रिवर्ट मारती है। तो पहली तो मेडिटेशन है, और दूसरा वही हमारा लिविंग वाटर जीरो गोल्ड, क्योंकि अगर कोई भी मिनरल डेफिशिएंट हो रहा है, जब तक बॉडी का रॉ मटेरियल ठीक नहीं होता, तो उसमें कचरा जम जाता है, तो उसकी सोचने समझने बैलेंसिंग की शक्ति खत्म हो जाती है। तो जैसे आप गाड़ी को समय समय पर सर्विसिंग के लिए भेजते हो, तो वो फटाक से चलने लगती है और अच्छी चलने लगती है, और उसमें अगर आप अच्छा पेट्रोल डालते हो, और वहीं अगर आप डालते हो तो उसमें वो चलती ही नहीं है। तो इसी तरह से अपनी जब तक आप बॉडी की क्लींजिंग करोगे, सब कुछ बैलेंस नेचर से कनेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिठाओगे, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज सारी खुद ब खुद गायब होती रहेंगी, वरना बॉडी अपने आप से ही फाइट करती रहेगी, और ये बीमारी खत्म होगी, आप ऊपर से दवाई खा के इसको सप्रेस कर दोगे, बट जड़ें फैलती जाएंगी और बुढ़ापा आपका बेकार होने वाला है। बहुत बढ़िया। समय रहते ही संभल जाओ सब लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। तो संजय मिश्रा भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एपिलेप्सी का इलाज बताएं, 5 साल से दवा खा रहे हैं ये। तो एपिलेप्सी क्या होती है, मैं आपको पहले ही बताऊंगी कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है ना, इनका बड़ा सॉल्यूशन मत ढूंढो, हर चीज का एक छोटा सा सॉल्यूशन ढूंढो, और अपनी बीमारी को नेचर से कनेक्ट करके देखो, तो आपको बहुत जल्दी इसके आंसर्स मिलेंगे। तो आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन न्यूरॉन्स का बना है, और आपके जितने आसमान में सितारे हैं, मैंने पढ़ा है गूगल में, जितने आसमान में गैलेक्सी में तारे हैं, उससे ज्यादा आपके न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में। तो एज आउटसाइड सो इनसाइड। तो आपने देखा आसमान में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, तो ऐसे ही आपका दिमाग इलेक्ट्रिकल करंट से चलता है। लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग क्या होती है, जब अचानक से कुछ हो जाता है तो लाइटनिंग आपने देखा, तो एपिलेप्सी वो लाइटनिंग है आपके दिमाग की। तो अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स के बच्चे हैं, वो लोग सब इसका लॉजिक ढूंढें और देखें सर्किट आपका लूज क्यों हो रहा है, ब्रेन का सर्किट क्यों लूज होता है, तो इसका तो बहुत सिंपल सा लॉजिक वो लोग निकाल सकते हैं। अगर आप ये लोग किताबें खोलेंगे और वो सब करेंगे, तो कोई लॉजिक निकलने वाला नहीं है। आज तक एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, बट मैं अपनी जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा है, मैं उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ। शिवा का त्रिशूल देखो, शिवा का त्रिशूल ऐसे सीधा होता है और ऐसे दो वो निकले हुए होते हैं। इसी तरह से एलोपैथी का जो सिंबल है, उसमें एक डंडा है, उसके ऊपर दो सांप लिपटे हुए हैं। हाँ जी जी। तो सेम ये मतलब ट्रिनिटी हो गया है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये जो ये डंडा है, ये जो त्रिशूल का जो डंडा है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, ठीक है, हमारी और जी दो जो ये दिखा रहे हैं, जो सांप लटके हुए हैं, तो ये दो नर्व है, इसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि पूरा जोड़ती है, सारे ऑर्गन की आपकी एक नर्व है, वेगस नर्व, दैट इज अ मेडिकल नर्व। तो अवधेश पांडे जी ने भी इस पे बहुत रिसर्च की है, और उनके भी बहुत वीडियोस हैं वेगस नर्व के ऊपर। तो जितना भी ब्रेन का सर्किट है, वो निकल के यहाँ नेक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है जी। स्पाइनल, तो उसको कंट्रोल कर लो, तो ऊपर का सारा सर्किट आपका मतलब कि कंट्रोल हो जाएगा। और इसको कंट्रोल करता है वेगस नर्व। वेगस नर्व भी सब कुछ रेगुलेट कर रही है, तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के सारे एक्सरसाइजेस करो, तो आपका ये ब्रेन सारा कंट्रोल में आ जाएगा। और वेगस नर्व की बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बेसिकली जो हमारे ऋषि मुनि जो हमारे रिचुअल्स बना के गए हैं, या जैसे जो बच्चों को पनिशमेंट्स वो लोग देते थे, तो उसमें ये सब स्टिमुलेशन ही था वेगस नर्व का। जैसे वो लोग मुर्गा बनाते थे, ऐसे कान पकड़ के खींच के नीचे बिठा देते थे, तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। दूसरा, यहाँ पर हम लोग ऐसे नमस्ते करते हैं, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। तीसरा, क्लैपिंग, इस तरह से अगर आप क्लैपिंग करते हैं, तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। दूसरा, वेगस नर्व स्टार्ट यहाँ से लेकर हमारा एनस तक होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने कई बार देखा विम हॉफ मेथड, या बहुत लोग बोलते हैं कि ठंडे ठंडे पानी में आप बैठो तो एकदम से आपकी बॉडी हील हो जाती है। या फिर आपने देखा है कि जो ये स्नान करते हैं हमारे साधु संत नदियों में, क्या बोलते हैं, जब वो लगता है, कौन सा मेला लगता है, कुंभ। हाँ, कुंभ के मेले आपने देखा ना कि चिल्ड नदी में डुबकियां लगाते हैं, तो इसके पीछे साइंस है। अगर आप बिल्कुल चिल्ड वाटर में बैठते हैं, तो एकदम से आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। अच्छा, तो अगर किसी को भी मतलब कि ऐसी कोई परेशानी है, तो कीप स्टिमुलेटिंग योर वेगस नर्व। कोल्ड शॉवर्स, ये नदियों में ठंडे पानी में डुबकी लगाना,
चिल्ड वाटर में डुबकी लगाना, इट स्टिमुलेट्स योर वेगस नर्व। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जब आप रोज सुबह नहाते हो ना, तो एक टब रख लो अपने बाथरूम में और उसमें बर्फ डाल लो। तो नहाने के बाद 2-3 मिनट थोड़ा पिघल जाएगी, बट पानी चिल्ड होगा, तो 2-3 मिनट के लिए उस पानी में बैठ जाओ, ये एक जितना भी देर बैठ सकते हो, 30 सेकंड 40 सेकंड, तो वहां पर आपकी रूट होती है वेगस नर्व की, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, कोल्ड शावर्स हील्स यू, तो साइंस यही है कि दे स्टिमुलेट देयर वेगस नर्व, उससे आपकी सारी ब्रेन की एक्टिविटीज भी सब कंट्रोल में आ जाएंगी। तो छोटी-छोटी आप सॉल्यूशंस ढूँढना शुरू करो, वरना एपिलेप्सी के तो हज़ारों सॉल्यूशंस हैं, जिनमें दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं, जिनके सारे साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको लॉन्ग रन में। सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं और इतना एक्सपेंसिव होती है, कभी-कभी हम लोग खाना भूल जाते हैं, कभी-कभी ये लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं, कभी-कभी ड्रिलिंग करते हैं ब्रेन में। तो ये सब थेरेपीज़ चलेगी, बहुत जिसको भी एपिलेप्सी है, बहुत सिंपलिसिटी से सोचना शुरू करें, लेकिन लाइटनिंग हो रही है उसके ब्रेन में। धीरे-धीरे हम लोग सब मिल-जुल के इनके आंसर्स भी ढूँढ लेंगे। यहाँ से शुरुआत करना शुरू करें और ऊपर से आपका मिनरल डिसबैलेंस है, क्योंकि अगर मिनरल डिसबैलेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी ढंग से ट्रैवल करेगी ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मिनरल्स से चलती है, इसीलिए लिविंग वाटर हमारा यहाँ काम आएगा। मिनरल्स ठीक करते ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हो जाएगी। जी, बिल्कुल। ओके मैम, तो अगला मैं प्रश्न लेता जी, एक चीज़ और मैं कंप्लीट हो गया क्या? एक चीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में ट्रेवल करती है, तो करंट ना लगे तो उसके ऊपर एक, आपने देखा होगा हर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो इसी तरह से हमारे हर न्यूरॉन में एक माइलिन शीथ होती है, वो फैट की कवरिंग होती है, जिससे करंट, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर 2 वायर आपके स्पार्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आपका जो ब्रेन को फैट चाहिए, तो हम लोग जो फैट नहीं ले रहे हैं या फिर हम लोग गलत फैट ले रहे हैं। आजकल जो भी हम लोग घी खाते हैं या जो भी तेल लेते हैं, सब स्पॉइल्ड है, ये भी एक रीजन। तो अगर जैसे ही आप अपना वो ठीक कर लेंगे, ऑर्गेनिक पर ऑयल्स पर शुरू हो जाएंगे, तो वहां से भी आपको आराम मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न ले लेते हैं और ये ऊषा वर्मा पूछ रही है, आपने शायद पिछली वीडियो में जो प्रोबायोटिक फूड की बारे में बात करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाह रही हैं कि ये आप दही के बारे में बात कर रही हैं या इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो प्रोबायोटिक फूड होते हैं? हाँ, तो प्रोबायोटिक नॉर्थ इंडिया में प्रोबायोटिक दही का ही नाम था, बट आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है ना, ठीक क्यों नहीं हो रहे, दही तो हम रोज खाते हैं, बट दूध नकली है। तो यहाँ पर हम लोग मात खा गए, वरना नॉर्थ इंडियंस को भी पता था, वो लोग लस्सी छाछ वगैरह सब पीते ही थे, वो प्रोबायोटिक था। तो मगर आजकल इसीलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि दूध हमारा खराब हो गया, तो उन लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हम होली पे कांजी बनाते हैं, है ना, कांजी प्रोबायोटिक है। ऐसे ही बिहार में ये लोग राबड़ी बनाते हैं, राबड़ी एक डिश होती है, उसका ये लोग पका के करके, बहुत सारी ऐसे डिशेज हैं, आप सर्च मारना शुरू करो। बियर फर्मेंटेड होती है, जैसे ग्रेप को फर्मेंट करके, जिसको भी फर्मेंट करके, जैसे सब्जियां होती हैं उनको फर्मेंट कर देते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको बहुत सारी फर्मेंटेड चीजें मतलब पूरा दिख जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ये जापानीज किमची वगैरह सब लोग फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जापानीज चाइनीज सब लोग, सबको पता है ये सब चीजें। हमारी पता नहीं नॉलेज कहाँ चली गई। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखिए गीता जी भी एक प्रश्न पूछ रही हैं और ये मेरे ख्याल से कई सारे पेरेंट्स का सवाल होगा, जिनके खासकर बच्चे खाने में ज्यादा लापरवाही करते हैं। अभी ये गीता जी पूछ रही हैं, 5 साल की बच्ची है, क्या खाना, मतलब फ्रूट्स कुछ भी नहीं खा रही है, क्या करूं? मतलब जो बच्चे खासकर 5 साल या उसके आसपास की उम्र के हैं, वो खाने पीने में लापरवाही करते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये सब बच्चे हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, उसकी वजह से है। हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाया जाता बच्चे कैसे पैदा करते हैं, बच्चे कैसे पालते हैं। हम कर क्या रहे हैं लाइफ में, हमें सिखाया क्या गया है ना। हम पहले फिर भी हम लोगों की क्लासेस होती थी कि खाना कैसे बनाते हैं, उस तरह के मतलब सब्जेक्ट्स थे, बट सारे सब्जेक्ट्स हमारे गायब कर दिए हैं। मतलब मेरा खुद जब बच्चा मतलब 10 साल तक का नहीं हो गया, मुझे कुछ नहीं पता था क्या खिलाऊं, कैसे पालूं, क्या करूं। पहले फिर भी जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चे लोग पल जाते थे और मतलब दादी नानी वगैरह बता देती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो जैसे आप पौधे को अकेला रख दो तो वो सड़ जाता है, पौधा पौधों में ही पनपता है। आप अपना अपने घर में बैठ के बच्चे को एक कटोरी चम्मच से खाना खिलाओगे तो कोई नहीं खाएगा। किसी लेडीज को पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या खिलाना, बस रोना ही रोना है। बचपन से ही उन लोगों को ना हेल्दी डाइट दिया है ना कुछ दिया है। तो बच्चों को बच्चों में खिलाना पड़ेगा, प्लेफुल मेथड में उनको खिलाना पड़ेगा। और मतलब अगर हम 5 साल के बच्चे को खाना भी नहीं खिला पा रहे तो हम करेंगे क्या लेडीज, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। तो आई मीन
वी हैव टू रियली वर्क ऑन आवरसेल्फ कि मतलब हम लोग बेसिक चीजें लाइफ की कर नहीं पा रहे हैं और हम लोग सिर्फ पैसा कमाने या फिर मोबाइल या टीवी या उन सब चीजों में घुसे पड़े हैं। तो आई रियली पिटी कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, मतलब ना हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना आता है, ना उनको पालना आता है, ना कुछ करना आ रहा है आजकल। हमें एजुकेशन की जरूरत है। तो राइट। अपने दादा नानी वगैरह से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे रादर देन रोने से। या ओके। किसी भी लेडी को अपना इंस्पिरेशन बनाइए जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है, और उससे उससे सीखिए किस तरह से करते हैं। ओके। बिल्कुल मैम। देखिए अभी एक और केएम एडिट्स हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या घी प्रोबायोटिक है, और उसके अलावा ये पूछ रहे हैं कभी तो इन्फ्लेमेशन क्योर हो जाता है, कॉर्पोरेशन के बाटर से मिनरल मिलेंगे क्या, घी प्रोबायोटिक है क्या? तो ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न हैं इनके। तो आप देखो ना कि कृष्णा तो धरती पे आए ही यही था कि जो हमारी गाय थी वो कामधेनु प्रोजेनी की थी। तो गाय जी। का घी, मतलब एक गाय से ऋषि मुनि पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। उसका घी से घी घी डेफिनेटली प्रोबायोटिक है। और बट प्रॉब्लम यही आ गई है कि अभी आप किसी और प्रोबायोटिक पे शिफ्ट करें, क्योंकि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई इंसान स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई जानवर स्वस्थ होगा। और घी बनाने की भी एक विधि होती थी। वो विधि नहीं है कि मिक्सी में चला दिया, चुर्र चरण करके मिक्सी में चला दिया, यूं से मक्खन निकाला, गैस पे यूं पटक दिया, उठाया, छाना और अपना खा लिया। तो तुम सोच जी। सकते हो सुमित कि इस तरह से कभी प्रोबायोटिक घी बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। वो और फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं उसमें, वो इतना अनहेल्दी है। सिर्फ वो जो उपलों पे बनता था वो ही असली तरीका था घी बनाने का। आप बोलो घी नुकसान दे रहा है, तो किसी को बनाना ही नहीं आता। अगर हम किसी को बताएं भी कि ये मतलब तरीका है बनाने का, तो वो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल लोग इतना ओवर ऑक्यूपाइड है ना अपनी लाइफ में, वो कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। तो पहले जो लेडीज थी ना, वो सुबह 4 बजे उठती थी, और जब तक मतलब पूरा घर उठता था उनका सारा काम निमट जाता था। तो अब मैं राइट। यही बोलूंगी लेडीज को कि अगर उनको टाइम नहीं मिलता, अनऑर्गेनाइज लाइफ चल रही है, तो प्लीज सुबह 4 या 5 बजे उठना शुरू करें, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाओगे। और दूसरा क्या होगा, जब तक आपकी फैमिली उठेगी, बीवी मतलब हस्बैंड उठेगा, बच्चे, आपका पूरा घर का काम भी निमट चुका होगा। तो ये राइट। होती है लाइफ। फिर अपना दिन में 1 घंटे का नैप ले लो, या फिर ऑफिस जाना है, जो भी करना है। अब फिर अगर आप सुबह 8-9 बजे उठोगे, फिर आप सोचो घी निकाल लूं मैं, ये काम कर लूं, या ये, तो एक मिसमैनेजमेंट चल रहा है घरों में। तो राइट। ऑर्गेनाइज तभी कर सकते हैं जब अर्ली मॉर्निंग, जब सब सो रहे हैं, हम अपने आपको 3 घंटे दें, उसमें हमें काम करना है या जो भी करना है, व्हाटएवर, तो वही टाइम सबसे बेस्ट होता है। ओके। अब ये अनिल अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। जैसे अभी आपने सी सॉल्ट की बात करी थी लास्ट की वीडियो में, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा नमक ज्यादा बेटर रहेगा, सी सॉल्ट या सेंधा नमक? कई तरह के नमक मार्केट में है, सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए कौन सा सॉल्ट जो है आप रिकमेंड करेंगे? तो देखो, भगवान ने तो सब कुछ बनाया ही है। जब समुद्र का पानी सूख जाता है तो उसमें डले बन जाते हैं, वो सी सॉल्ट बन जाता है, तो सारे मिनरल्स उसमें आ जाते हैं। आप जी। उसको खाते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हम ही लोग पागल हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं अरे ये नमक गंदा होता है, अरे ये नमक साफ नहीं है। तो टाटा वालों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने बोला सारा नमक लेके चलो फैक्ट्री में। वहां पर उन लोगों जी। ने इसको क्या करा, ब्लीच करके सफेद कर दिया, और फिर उसमें और भी केमिकल्स डाल के उसको फ्री फ्लोइंग कर दिया, क्योंकि आपको नॉर्मल नमक तो चिपचिपा लगता है। तो जब राइट। तक हम अपना ये सिस्टम चेंज नहीं करेंगे ना, नेचर को एज इट इज एक्सेप्ट करो, तो क्योंकि हमने उस नमक की बेकदरी करी, तो वो फैक्ट्रीज में जाके वो पॉइजन बन के हमारे टेबल सॉल्ट बन के आ रहा जी। है ना। अब कोई बोलता है सेंधा नमक, तो जब भी आप फैक्ट्री से कोई नमक खरीदते हो या वो कुटा हुआ नमक होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, और जो असली मिनरल्स होते हैं वो लोग निकाल के केमिस्ट शॉप को बेच देते हैं आगे। तो हमारे पास जो नमक आ रहा है वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, NaCl। और NaCl अगर बाकी मिनरल्स के बिना हमारी बॉडी में जाता है तो वो पॉइजन ऐड करता है। तो टेबल सॉल्ट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइजन फॉर यू। ओहो। तो इसीलिए आपको अभी जब मैंने जब सी सॉल्ट ढूंढना शुरू करा, तो मैंने देखा कि जो कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ पंसारी की दुकान पे या फिर जहाँ पर जानवरों का सामान मिलता है। आजकल ये लोग सी सॉल्ट जानवरों को खिलाते हैं। जी। ऐसे ही मिलेट्स वगैरह है ना, वो भी चिड़ियों का दाना बना रखा है इन्होंने, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ऐसे कुल्थी की दाल जिससे किडनी के स्टोन निकलते हैं, वो घोड़ों की दाल बोलते हैं ये लोग। तो इस जी। तरह से जो जो हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें हैं, उस तरह से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि ये एनिमल्स के लिए हैं, और हमें ये हाइब्रिड चीजें खिलाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग मात खा गए। तो मार्केट से आप खरीदो, एक सी सॉल्ट आता है, पंसारी के पास जाओ, डले वाला, जो भी डले वाला अनप्रोसेस्ड नमक है,
चाहे आप लाल नमक लो, चाहे काला नमक लो, चाहे सफेद नमक लो, उनको ऑल्टरनेट करते रहो। हर सॉल्ट में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, या किसी में 96 मिनरल्स होंगे, किसी में 92 मिनरल्स होंगे। मगर डले वाला जो भी गॉड मेड नमक है वो इस्तेमाल करना शुरू करो। पत्थर वाले नमक लो, उनको थोड़ी देर धूप में रखो और थोड़ा थोड़ा उनको कूटो। कूटने में भी मिक्सी में चला देंगे। मिक्सी में क्या होता है, इतनी हीट पर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज किल हो जाती हैं। बट ये कोई समझ नहीं रहा है ना, तो हाथ से कूटो उसको, वो आपका नमक है, वो बन गए मिनरल्स आपके, फिर खाओ उनको जैसे भी खाना है। दैट इज द ट्रू सॉल्ट, इट कंटेन्स ऑल द मिनरल्स। तो मिनरल्स से सब मिल ही रहे हैं आप। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मुकेश जी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रोस्टेट एवं यूरिन इन्फेक्शन की जानकारी दीजिए, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो प्रोस्टेट क्या होता है कि जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन होता है ना, और आपका ये पेनिस है, तो इसके बीच में एक पाइप है जो यहाँ से निकल के यूरिन को इकट्ठा करके यहाँ तक आउटलेट तक लेके जाता है। तो इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पर्म बनता है वो इसमें जो स्पर्म बनता है उसका लिक्विड जो होता है वो प्रोस्टेट में बनता है। तो प्रोस्टेट हमारा बहुत ठीक है, मगर हमारा क्या है ना कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि 50 साल की उम्र के बाद आपका प्रोस्टेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, मतलब कि 50 साल के बाद हमारा सब प्रोस्टेट वगैरह खराब होने लगेगा, ये होने लगेगा, वो होने लगेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोस्टेट आपका बढ़ रहा है वो यही है कि कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से कैल्शियम कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है। तो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से आपके टिश्यूज में जो सॉल्ट्स डिपॉजिट्स हो रहे हैं, अगर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं तो यहाँ गांठ बन गई, गलती से वो प्रोस्टेट में डिपॉजिट हो गए तो प्रोस्टेट में गांठ बन गई, प्रोस्टेट बड़ा हो गया। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो उसमें प्रोस्टेट के सेंटर में से आपकी पेशाब करने की नली जाती है तो वो दब जाती है। अब जब कोई चीज परमानेंट दबती चली जाएगी तो वहां पर इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। तो बहुत सिंप्लिसिटी से है कि अगर आप अपना मिनरल्स की डिसबैलेंस को ठीक करेंगे, और जहां पर भी आपका स्पैज्म हो रहा है या फिर कहीं पर भी आपके कुछ लूजन अप हो रही है मसल्स, तो वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिसबैलेंस है, वो मैं बार बार बता रही हूँ। तो जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब ये एनलार्ज हो रहा है, वो एनलार्ज हो रहा है, तो कोई नहीं है, एक बार अपनी बॉडी को रिवर्स मारो। बॉडी भी बीमार रहना नहीं चाहती, सबको एक हेल्दी शरीर अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दोगे तो अपने आप वो रिवर्ट मारेगी। और ये सोचना छोड़ दो कि 50 साल में प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ये नॉर्मल है। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग सोचते हैं 50 साल के बाद आप बुढ़े हो गए। मैं भी तो 52 की हूँ। ये तो आप हमारा थॉट प्रोसेस है। अगर मैं सोचूं मैं तो बुढ़िया हो गई, मेरे को तो लगता है मैं तो अभी पैदा हुई हूँ। नहीं, तो 80 साल तक अभी जीना है। अगर आप 30 साल तक एक सेक्सुअल डिजीजेस पाल के चलोगे और अपनी लाइफ को डेड कर दोगे और सोचोगे हम तो बुढ़े हो गए, तो स्पाइस कहाँ रह जाएगा लाइफ में। तो अपने आप को मतलब इन इन बीमारियों को हावी मत होने दो अपने ऊपर ना। तो अभी वहां पर जैसे कि वो यूरिन वगैरह फिर रुक रुक के निकलता है, अटक जाता है, तुम्हारे स्टोन्स बनने लगते हैं, ब्लड अटकने लगता है। मतलब कोई ना कोई जो आप बेसिक कॉज ठीक करो। हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोस्टेट बढ़ गया उसको कटवा दो, उसको ये करवा दो, उसकी दवाइयां खा लो। आप बेसिक कॉज ठीक करो हर बीमारी का। बेसिक कॉज है कि मिनरल डेफिशिएंसी ठीक करो, और इलेक्ट्रॉन्स यदि वहां चार्ज आ जाएगा वो चलने लगेगा, है ना। तो हील करो अपने ऑर्गन को, रिवर्स लेके जाओ। वेट मत करो कि आप सोचते हो हाँ ये तो इस उम्र में होता है। ये मैंने कितना देखा है कि लड़कियां बोलती हैं हाँ ये तो उस उम्र में होता ही है, ये तो इस उम्र में होता है। अरे 50 साल की अपने को बुढ़िया समझने लगते हैं कि हाँ बॉडी में झुर्रियां पड़ने ही लगती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है, मतलब ना। जी और जी एक जी चीज़ जी मैं बता दूं कि एलोपैथी में जो पढ़ा था मैंने ये प्रोस्टेट, तो उसमें लिखा है इसका रीजन क्या है प्रोस्टेट बढ़ने का, अननोन। उनके सबके रीजन कुछ पता ही अननोन है। नहीं। उनका कोई रीजन ही नहीं है। वो बस ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि इसको काट दो, इसको ये कर दो, या इसकी दवाई खाने लगो बस। फिर धीरे धीरे वो लोग सोचते हैं कि अभी बिनाइन है तो धीरे धीरे कैंसरस हो जाएगा, तो वो वेट करवाते हैं। तो रिवर्स मारो चीजों को, कुछ नहीं है बॉडी में, थोड़ा सा कुछ ना कुछ अटका हुआ है टॉक्सिन वगैरह, उनको रिवर्स मारो। जी कुलदीप कौर का एक प्रश्न ले लेते हैं। कुलदीप कौर पूछ रही हैं, सर हमारा एमसीडी का पानी बहुत गंदा और स्मेल वाला होता है, क्या हम लिविंग वाटर बनाने के लिए उसमें आरओ का वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, तो और क्या।
आरओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरओ पानी को बिल्कुल क्लीन कर देता है, माइक्रोब्स को मार देता है, टीडीएस ठीक कर देता है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो डिमिनरलाइज कर देता है। तो आरओ का पानी उसमें डालो, उसमें मिनरल्स डाल दो, तो खत्म हो गया। और क्या। ओके 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 ओके। अच्छा, एक ये किरण शर्मा है, इनका भी एक प्रश्न है, और ये कई सारे लोगों का भी हो सकता है जिनको रात में नींद नहीं आती। तो मैम, रात में नींद नहीं आती, अच्छी नींद आए रात में, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों के गद्दे बनाए गए हैं ना, तो वो स्पेशली इसीलिए बनाए गए हैं कि हम लोग बीमार रहे। तो आजकल आप देखो इतने सॉफ्ट गद्दे होते हैं, तो हम लोगों को हार्ड बेड पे सोना चाहिए। और जिसको भी नींद नहीं रही है, मैं बोलूंगी कि थोड़ी देर जमीन पे सो के देख लो, चटाई पे, नींद आने लगेगी। मगर सबको कंफर्ट जोन चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि रात को आपकी बॉडी की हीलिंग होती है और आपको हार्ड बेड पे सोना होता है। तो उस पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड रेस्ट करती है और पूरा मसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, और जहां भी आपके पूरे दिन में वियर एंड टियर होती है, बॉडी हील कर देती है। मगर अभी क्या होता है कि आप सॉफ्ट बेड में सोते हो तो वो सारा वेट मसल्स ले लेती हैं, तो मसल्स को रिलैक्सेशन मिल ही नहीं पाता है रात को। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें तो और एक तो हार्ड बेड पे सोना शुरू करो। मैं भी जमीन पे सोती हूँ, तो जब तपस्या करते हैं तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 4-5 दिन तो मेरे को बड़ा मुश्किल हुआ, बट उसके बाद मेरे को ये नॉर्मल लगने लगा, और बल्कि बहुत अच्छा लगने लगा। और दिन में मत सो, और आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। तो अगर कुछ मेहनत नहीं करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहेंगे, फिर रात को बिस्तर में सो जाएंगे, तो ऐसे तो नींद नहीं आती ना। मतलब एक मजदूर से पूछो, एक अगर आप चावड़ी जाओ, चांदनी चौक जाओ, वहां रिक्शे पे लोग बाग सो रहे हैं बड़ी धूप में। जी। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, आपकी बॉडी थकी नहीं रही है। आप बस ये नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो अच्छा ना मेडिटेशन कर लो, नींद नहीं आ रही तो मत सो। तो छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स मत बनाओ। और दूसरा फिर ये भी है कि मिनरल डिसबैलेंस है, और 0 वोल्ट पे सोना शुरू करो, है ना। हर बीमारी का ये इलाज तो है कि आपको बेसिक रॉ मटेरियल अपनी बॉडी का ठीक करना है। तो आप लिविंग वाटर शुरू करो, और 0 वोल्ट मैट पे सोना शुरू करो, और रात को थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मतलब और एक ब्लैक मास्क लगा लो आईज पर, तो उससे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी आपको। मतलब आप शुरुआत करो, कम से कम शुरुआत करो, और मतलब बीमारियों का गाना गाना एक बार बंद करो, सिर्फ अपनी बॉडी का रॉ मटेरियल ठीक करो, बॉडी ऐसे रिवर्स मारेगी, कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न है कि कॉर्न यानी जैसे मस्से निकल आते हैं, उसका कुछ उपचार बताएं। तो कौन का तो मैं ये बोलूंगी कि पहली बात तो कि हमें अंग्रेज जब हम पर रूल करके गए तो हमें पागल बना गए, हमें उन्होंने जूते और मोजे पहना दिए। तो हमारे कल्चर में क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आपका पहनावा होता है, तो हमारे लिए हमेशा चप्पलें और सैंडल्स बना था। तो हम लोग जो भरी गर्मियों में ये जूते जूते पहन लेते हैं, और उसमें भी क्या है ना कि सस्ते वाले जूते, तो वो कहीं से चुभ रहे होते हैं, किसी को टाइट बना देते हैं, किसी को जैसे स्कूल में मम्मियाँ की चलो ये टाइट जूते ही पहन के चला जा, तो आप देखो उनके पैरों की शेप भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। राइट। तो जब कहीं पर इस तरह का प्रेशर लगता है कि अंदर डैमेज होने का डर रहता है, तो स्किन वहां पर हार्ड होने लगती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि आप सबकी यहाँ उंगली में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में। तो इतनी हिंदुस्तान के कल्चर को देखो, यहाँ के टेम्परेचर को देखो, यहाँ भरी गर्मियों में आप लोग जूते मोजे पहन के अपने ऑफिस में जाते हो, तो ये फंगल इन्फेक्शन कौन होना, ये सब तो होगा ही। तो जैसा देश वैसा भेद करो, मतलब, है ना। तो उसी हिसाब से करो। और कॉर्न की तो कॉर्न कैप्स आती है, बेसिकली ये जो हार्ड स्किन हो जाती है सैलिसिलिक एसिड से ये खत्म हो जाती है। तो इसमें आप पैरों को आप रोज, सब लोगों को रात को ना गर्म पानी में पैर डिप करके रखो, तो सारा इन्फेक्शन वहां से रोज निकलता रहेगा। कभी उसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम होता है, तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और कभी उसमें आप सैलिसिलिक एसिड डाल लो, उसमें कभी नीम के पत्ते डाल लो। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अगर आप अपने पैरों को गर्म पानी में 10-15 मिनट भिगो के रखेंगे, तो सारा थकान भी सारी निकल जाएगी, कोई इन्फेक्शन होगा वो भी निकल जाएगा, कॉन्स वगैरह होंगे भी नहीं, और सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा जो भी है। और मतलब कि ये कि और दूसरी बात, ग्राउंडिंग, नंगे पैर धरती पर कोई चलता नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं रहे हैं, तो डेड होती जा रही है ना स्किन भी, बॉडी भी। तो जैसे आप 0 वोल्ट पे जाएंगे और अपने मिनरल डेफिशिएंसी ठीक करेंगे, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा ऑटोमेटिकली। ओके, वेरी गुड। चलिए, एक और सवाल मैं इस कार्यक्रम में लेना चाहूंगा, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, वो सोचेंगे, कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रमों में लें।
एक और प्रॉब्लम रहती है जैसे टिनिटस की, जैसे दिमाग में बहुत सारे लोग को आवाज सी आती है, वो जो पूछ रहे हैं लोग जी, तो इसका भी आंसर आप दे बताना है। ठीक है, तो ये टिनिटस तो हाँ, इसमें क्या होता है ना कि दिमाग में रिंगिंग होने लगती है लोगों की, कि घंटी सी बज रही है। तो इनकी अगर आप मतलब एलोपैथी में इलाज लेंगे तो कोई इलाज नहीं है, और आप दवाइयाँ खाते ही रहेंगे। तो मैं ये एक बुक भी लाई थी कि इसको देखो बोलते हैं हमिंग इफेक्ट। तो हमिंग इफेक्ट तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको साउंड हीलिंग बोलते हैं फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये छोटी-छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, तो ये जैसे भंवरे की तरह जो ये आवाज़ निकालते हैं, जो इस तरह का हम लोगों का है ना भंवरे के तो बेसिकली क्या है ना कि हमारे ब्रेन में, हमारे यहाँ नाक, कान में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गंदगी, टॉक्सिन कोई न कोई अटक जाता है। तो जैसे कान में भी एक सवाल आ रहा था कि कान में मेरे छेद हो जाता है, ये तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि ये ब्रेन योगा, तो मैं हर एपिसोड में 2-2 3-3 छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज़ बताऊँगी। आज भी जैसे मैंने क्लैपिंग बताया, तो जैसे हमारे ऋषि-मुनि थे, वो बोलते थे शाम को मंदिर जाके बैठो और वहाँ पर वो भजन होता था, वहाँ पर वो क्लैपिंग करते थे। तो आप देखो कि जितनी भी हरिद्वार में भी घंटियाँ लगी हुई हैं, हर घंटी की अलग-अलग साउंड होती है। तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी हमारा अलग-अलग चक्रास को हील करती है। तो इसी तरह से ये हमिंग साउंड ये हमारे इंटरनल साउंड है। तो साउंड थेरेपी से भी आप अपने इस तरह के ब्रेन की इधर के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमिंग एक्सरसाइज करना शुरू करो, आपको देखो रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो इसी तरह से ये क्लैपिंग है, ये सब एक्सरसाइजेज है ना छोटी-छोटी, इस तरह से टैपिंग है, ऐसे ये ब्रेन टैपिंग, इस तरह की टैपिंग फेस पर, आईज की मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट्स। तो ये जो फेशियल जो भी ब्रेन योगा है, उनकी मैं एक्सरसाइजेज बताऊंगी, तो वो करना शुरू करो, तो धीरे-धीरे काफ़ी सारी बीमारियाँ आपकी गायब हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जो साइनस की जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी या वो ईयर की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ, बलून एक्सरसाइज। तो आप एक गुब्बारे को ले लें और उसको 3 बार उसमें साँस भर के उसको पूरा फुलाना है। पूरा फुलाना है, तो उससे आपकी छाती-वाती यहाँ पर जो भी आपका स्टार्टिंग भी हो रही है किसी बीमारी की, तो इस तरह से क्लीन कर सकते हो आप अपनी बॉडी को। दूसरा फिर आपको उस गुब्बारे को इस नाक में रखना है, राइट नॉस्ट्रिल में, और नाक से फुलाना है। बंद करके उसको फुलाना है। आप सोचोगे आपको हँसी आएगी, देखो जैसे हँसी रही है, मेरे को भी आई थी, मैंने संडे को ही करी थी क्लास। तो उसमें इतना बड़ा फूल गया था नाक से। बहुत बढ़िया। और पता है कान तक की सारी नस क्लीन हो गई थी। फिर अपने लेफ्ट में लो, फिर उसको फुलाओ। तो इसके ऊपर बल्कि पेटेंट भी करा है, इसमें प्राइज़ भी मिला हुआ है इसमें कोई ना, मैं और थोड़ा स्टडी करके अगली बारी में बताऊँगी, मगर सब लोग एक गुब्बारा ले लें, तो जो भी कान की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये छोटी-छोटी सी एक्सरसाइज़ेज़ से ये यूँ ठीक होने लगेंगी आपकी। बड़े-बड़े डॉक्टर से चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग ये बलून एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, पहले मुँह से फुलाना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट से, तो साइनस में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, साइनस सारे क्लीन कर देगा। लोगों को बहुत साइनस की प्रॉब्लम है ना, तो ये मैंने सर्च किया, तो मेरे को पता लगा कि मतलब ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ से आपको कान की, साइनस की, ब्रेन की प्रॉब्लम में बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है। जी। तो चलिए, बहुत सारे सवालों के और बहुत सारी बीमारियों के आपने बड़े सरल और महत्वपूर्ण उपचार बताए। कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रमों में कुछ और समस्याएँ लेकर के हाज़िर होंगे। फिलहाल तो इस लाइव से जुड़ने के लिए दर्शकों का और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कुछ जाते-आते कहना चाहते हैं दर्शकों से, तो कह सकते हैं हर बार की तरह। नहीं, आज तो मैंने सोचा नहीं, बट यही कहूँगी कि 13 तारीख को जल्दी यहाँ से सब लोग हमको लाइव देखना। हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो वेटिंग फॉर यू ऑल टू सी ऑन 13th। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।